हेलो बच्चों, हाउ आर यू? राज बुंदेला, जय श्री महाकाल। गुड इवनिंग, जय श्री राधे। नमस्कार भाई। आर्यन, प्राची, मनीष, अंकित, गुड इवनिंग। नूर, आई एम फाइन, हाउ आर यू? सिलेबस आ गया है, अच्छा। ठीक है, मैं बताऊंगा, डोंट वरी आपको, है ना। मैं बताता हूँ आपको। कुछ तो आया है, पता चला मुझे भी, और क्या चला मैं आपको भी बता दूंगा, डोंट वरी। जब ज्वाइन कर लें तो फिर आपको, है ना, मैं आपको बता दूंगा भाई। राधे राधे भाई। नारायण, चल मस्त। हाँ, लगभग आज चैप्टर एंड कर देंगे यार, है ना। आज चैप्टर एंड कर ही देंगे। कौन सा लेक्चर आज? 13, ठीक है। काफ़ी कुछ कर देंगे ना, काफ़ी कुछ कर देंगे। अभी क्लास आने के बाद पता चला कि आपके वीडियो देखते आप जहाँ गए हैं। ये क्या है? आपके क्लास में आने को बाद पता चला कि आपके वीडियो देख के तो आप छा गए थे सर। ये क्या था? चलिए ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है कि हम आगे, अच्छा ठीक है, अब ये सब लोग आ गए भाई, सब लोग आ गए। मैं आपको बताऊं क्या सिलेबस में कुछ रहा, है ना। जो चेंजेस जो था, मैंने कहीं डाला भी था वैसे, है ना। कुछ बच्चों को मिला होगा, मिला क्या कुछ लोगों को? तो बच्चों मैं अपना एक बार बता देता हूँ आपको, है ना। नया सिलेबस आया है। नया सिलेबस तो क्या, अपडेटेड उन्होंने कुछ भेजा है भाई, एनटीए वालों ने। तो उसमें से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में, चलो थोड़ा बात कर लेते हैं। सर आप नट में छा गए हैं। नट क्या था यार? मिला था, हाँ ठीक है दिव्यांशु, ओके। नट क्या भाई? डाउट नट क्या लगता है, मैं छा गया? मुझे तो नहीं लग रहा यार, तुम छाने नहीं दे रहे यार मुझे। कल की टीचर स्लाइड नहीं आई है। अरे यार, टीचर स्लाइड का क्या करें इनको। बोला तो यार, मैंने बहुत बार बोला इनको। अपने आप को बोल रहा, अच्छा सही है बेटा। नट, ओके, चलिए भाई ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। पढ़ लेते हैं तो आप लोग थोड़ा सीरियस हो जाओगे। उसके बाद बीच में मैं आपको सिलेबस वाली बात भी कर दूंगा। यार सोच रहा है लास्ट में करेंगे, टाइम पास ना भी छोड़ो, है ना। चलिए ठीक है। तो कल अपन कहाँ से, रेडियो एक्टिविटी, यस, चलो। अच्छा वो चलो ठीक है यार, जो पढ़ा रहा हूँ उसका तो मैं बता दूं आपको कि क्या लिखा हुआ है सिलेबस में। जो पढ़ा रहा हूं मैं उसका तो मैं आपको बता दूं भाई, ठीक है। तो देखो आपको लिखा है ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन से, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो पढ़ लिया, और लेनार्ड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन वो अपन एक्सपेरिमेंट किया था बच्चों, वो लिखा है। आइंस्टाइन की समीकरण लिख ली अपन ने, पढ़ ली। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, वेव नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रॉगली, ठीक है, सब पढ़ लिया अपन ने। डी ब्रॉगली पढ़ लिया बच्चों, ठीक है। हमारे दिल पे छा गए, ओके ममता, थैंक यू। चलिए, तो ये था बच्चों, है ना। एटम और न्यूक्लियई, नाभिक और परमाणु, इसमें क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल, हजारों में से एक सीधा जाके टकराया वापस आया। रदरफोर्ड मॉडल केमिस्ट्री में था। बोर मॉडल, एनर्जी लेवल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बताओ मुझे बच्चों, इसमें से कोई चीज जो अब नहीं पढ़ी, आई थिंक सब पढ़ी है अपन ने, क्या मतलब केमिस्ट्री में बोल रहा हूं मैं। और कंपोजिशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस, एटम मास, अच्छा भाई न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, मास क्या होता है, ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको मैं अभी, ठीक है।
मास एनर्जी रिलेशन बताओ, पढ़ा, E बराबर mc स्क्वायर, एंड बाइंडिंग एनर्जी, ओके, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो भी पढ़ लिया हमने, और वेरिएशन भी, हाँ वो कर्व, वो जो कर्व था अभी हमने कर्व देखा था ना, ग्राफ, वो ग्राफ अपन ने पढ़ लिया बच्चों। इतना अच्छे से आज तक किसी ने नहीं पढ़ा है, थैंक यू ममता, थैंक यू, आपको भी सैल्यूट है। तो बच्चों ठीक है, और न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, अच्छा भाई इसमें तो न्यूक्लियर रिएक्टर भी नहीं लिखा। देखो भाई इस बार तो मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने सब पढ़ा दिया है ना, मतलब मैं चाहता हूं, मतलब मैं सोचता हूं कि चलो यार इस बार क्या थोड़ा रिस्क मत लो, पढ़ा दो सब। हालांकि देख लो जो अपन पढ़ रहे थे उसमें लास्ट में न्यूक्लियर रिएक्टर जो था वो इसमें लिखा नहीं है भाई, है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं लिखा। तो अच्छा भाई देखो ध्यान से यार बच्चों, रेडियो एक्टिविटी की तो बात ही भी नहीं की बच्चों, रेडियो एक्टिविटी की तो बात तक नहीं की भाई ने, बिल्कुल भी, है ना, रेडियो एक्टिविटी की बात भी नहीं की। तो अगर आप चाहें तो अपन एक ऑप्शनल आज मैं पढ़ा देता हूं बच्चों, मतलब मैं क्या कि लास्ट आपके आरएम 2 में भी मैंने पढ़ा तो दिया ये सोचकर कि अभी अभी इन लोगों ने बोला है चेंज कर दिया सिलेबस, लेकिन ये लोग क्या है कि इनका पास्ट तो ऐसा है नीट वालों का कि भरोसा नहीं है, कभी कभी नहीं लिखते यहाँ पर लेकिन दे देता है। एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी है, ऐसी दी है जो इसमें नहीं लिखी। रिस्क को खत्म करने के लिए आज के लेक्चर में अपन पढ़ेंगे, कल के लेक्चर अगर मैं लूंगा तो उसमें मैं आपको एटम जो केमिस्ट्री वाली चीज है, मैं चाहता हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले पढ़ के आओ, उसके बाद मुझसे पढ़ो, ठीक है ना, उसके बाद मुझसे पढ़ो, तो ठीक है ना, तो वो अब देखना, और कल अपन वो खत्म करके कल एंड में या फिर है ना कल बीच में अपन स्टार्ट कर देंगे अपना ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, यानी कि अपना सेमीकंडक्टर, ठीक है। चलिए तो फिलहाल अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, जिसको लगे यार जो सिलेबस में है वो ये भी मेरा तो नहीं हुआ तो मैं क्या जबरदस्ती पढ़ूंगा, बच्चा स्किप कर सकते हैं, मतलब ऑप्शनल टाइप का है ना, ठीक है यार पढ़ने दो यार अभी थोड़ा, है ना। वैसे तो भैया पहले हम तो वैसे ही बहुत सारा पढ़ते थे, पहले तो हम बहुत कुछ पढ़ाते थे इसमें, मतलब लास्ट ईयर तक तो इस लेक्चर के बाद 5 लेक्चर और लिए थे मैंने, बहुत कुछ था। तो अभी मैं क्या एक लेक्चर में आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, इच्छा के अनुसार देख लें, आपको लगता है कि यार सब पता है फिर भी चलो एक्स्ट्रा पढ़ लें, ज्ञान ले लें, क्या फर्क पड़ता है, आपके सिलेबस का ज्ञान दे रहा हूँ तो ले सकते हो। आपको लगता है कि नहीं सर यार है ना पढ़ लिया मैंने, तो वो स्किप कर देना, मेरे को तो पढ़ाने दो, है ना, मेरे को पढ़ा देने दो, ठीक है। चलिए तो रेडियो एक्टिविटी अपन ने देख ली, ठीक है बच्चों। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो सक्रियता क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी, चलिए तो अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होना, अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन होना। अच्छा मैं आपको बताऊं एक बात बच्चों, जो आप में से कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि नहीं नहीं सर वो तो अब नहीं है तो मत पढ़ाओ, मैं आपको रियलिटी में बताऊं रेडियो एक्टिविटी का रियल मीनिंग क्या है। रेडियो एक्टिविटी का रियल मीनिंग है कितने नाभिक थे, कितने खत्म हुए, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। इस समीकरण पर आपके मॉडर्न फिजिक्स की एक्सरसाइज आप देखोगे प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन समीकरणों पे आए हैं, ये है रियल रेडियो एक्टिविटी। मैं आपके लिए बता दूं भाई थोड़ा भ्रम न हो आपको, है ना, कि ये समीकरण प्योर रेडियो एक्टिविटी की है। इतने नाभिक थे, इनका अर्धायुकाल इतना था, इतने समय बाद कितने बचेंगे, इस प्रकार के प्रश्न को बोलते हैं प्योर रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन। हाँ इनको अपन नहीं पढ़ेंगे, मैंने आरएम 2 वाले बच्चों को पढ़ाया था, ये समय था तो पढ़ा दिया, उसमें रिकॉर्डेड है, उसमें पढ़ा देते हम, है ना, लेकिन उनको भी बोल दिया था कि भाई इसको मत पढ़ना, मैंने भले पढ़ा दिया लेकिन मैं उनको बोला कि इसको मत पढ़ना, इसलिए आपको मैं इसको नहीं पढ़ाऊंगा। ये है शुद्ध प्योर रेडियो एक्टिविटी, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना, आप चिंता ना करें, मैं आपको कंफ्यूजन नहीं रखूंगा। लेकिन जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों, इससे आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये रेडियो एक्टिविटी ही है, ये न्यूक्लियर फोर्स का पार्ट है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा मैंने भले लिख दिया रेडियो एक्टिविटी, लेकिन जो पढ़ाऊंगा वो न्यूक्लियर फोर्स का पार्ट है। उसमें रेडियो एक्टिविटी शब्द हल्का फुल्का भले आए, लेकिन वो नाभिकीय बल का पार्ट है। नाभिकीय बल तो भैया उसमें भले न लिखा हो, लेकिन नाभिकीय बल तो न्यूक्लियर फिजिक्स का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। तो आप
अभी के क्लास को मुझे लगता है कि आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ, ये वाले समीकरणों के संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे। आप भी कहीं देखो किस क्वेश्चन को छोड़ना है, मैं आपको बता दूं। शुरू में इतने नाभिक थे, उसका अर्धायुकाल इतना था, टी बराबर 10 सेकंड बाद कितने बचेंगे, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो जाए, नाभिक इतने थे उतने बचेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें नहीं करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। मतलब वो प्योर रेडिएक्टिविटी है, उसको नहीं करना, लेकिन बाकी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो अब ध्यान दें, बाकी चीजों पर ध्यान दें। मैं आपको ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। ये सब दो इक्वेशन होती है बच्चों, एक होती है n बराबर n0 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा टी। ये हम नहीं पढ़ेंगे। चलिए, तो आई होप मैंने आपको बता दिया। अब जो पढ़ेंगे उसको आप ध्यान दें, उस पर आप ध्यान दें। ठीक है, इसको पढ़ने दो, इसको करने दो बच्चों। ठीक है, चलिए। तो हमने बोल दिया अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करते हैं। चलो, छोटी छोटी बात है, क्यों करते हैं कोई भी पदार्थ अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन क्यों करते हैं, तो कारण है क्यों, वाई क्यों करते हैं। तो आंसर है स्थायी होने के लिए, मैं बहुत सी बात लिखूंगा, बहुत सी बात जस्ट बोलूंगा। कोई अस्थायी नाभिक है, एग्जाम्पल अस्थायी नाभिक, मैंने कहा अस्थायी नाभिक है, वो अल्फा छोड़ेगा। कितने अल्फा छोड़ेगा मुझे नहीं पता, एन अल्फा छोड़ेगा। मान लो बीटा भी छोड़ना पड़ा तो एन डैश बीटा छोड़ दिए। उसके बाद ये फाइनली क्या बनेगा, फाइनली ये स्थायी नाभिक बनेगा। या फिर मैं कहूं कि इसने ए है, इसने बनाया बी, इसने ए ने क्या बनाया, बी बनाया। देखा गया कि बी ने भी 3 बीटा माइनस छोड़ दिए। क्या छोड़ सकता है, आंसर है हाँ, छोड़ सकता है। हाँ, जेई में भाई, जेई में तो सब कुछ है, जेई की बात मत करो। सर कब तक अल्फा बीटा गामा उत्सर्जन होता रहेगा, तो आंसर है जब तक कि ये स्थायी ना हो जाए। एक समय आएगा इसके जीवन में जब ये स्थायी नाभिक बन जाएगा। अब ये जो स्थायी नाभिक है, स्थायी न्यूक्लियस, अब ये कोई उत्सर्जन नहीं करेगा, अभिक्रिया रुक जाएगी। ठीक है, तो कब तक होगा स्थायी होने के लिए, कब तक, जब तक कि अस्थायी न हो जाए, जब तक कि स्थायी न हो जाए, है ना। कब तक ये सब ड्रामा होगा, कब तक ड्रामा होगा, तो आंसर है जब तक स्थायी न हो जाए, जब तक स्थायी ना हो जाए। बहुत सिंपल सा आंसर है। तो आपके एक क्वेश्चन आ सकता है, कोई पदार्थ अल्फा बीटा गामा उत्सर्जन कब तक करता रहेगा, 4 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन होगा जब तक कि वो स्थायी ना हो जाए, टिक कर देना। ठीक है, चलिए, ये तो सिंपल बात कर ली। अब ये तो बहाना था रेडिएक्टिविटी, मुझे तो आपको बस न्यूक्लियर फोर्स पढ़ना है। चलो, फोर्स का कंपैरिजन करते हैं, है ना। फोर्स कंपैरिजन, बलों का कंपैरिजन, फोर्स कंपैरिजन कि बलों का कंपैरिजन, किस प्रकृति के, नेचर में कितने प्रकार के बल होते हैं। तो बच्चों का जब कंपैरिजन किया गया तो आंसर आया सबसे पावरफुल फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके बाद वीक फोर्स, कमजोर फोर्स W, और उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो, ये कोई रेडिएक्टिविटी नहीं है, इसमें तो आपको बेसिक सिखा रहा हूं। सबसे पावरफुल फोर्स कौन सा होता है, नाभिकीय बल सबसे पावरफुल होता है, नाभिकीय बल। ओहो सर गजब है, तो मैंने कहा बिल्कुल, नाभिकीय बल सबसे पावरफुल है। और सबसे कमजोर कौन सा है, ओहो हमारा ग्रेविटी, mg। मतलब जो फोर्स वीक फोर्स है, कमजोर, उससे भी कमजोर है हमारे ग्रेविटी फोर्स। देखो, ये तो कॉमन बात थी यार, ऐसी बातें पढ़ेंगे आज बहुत सारी। ठीक है, चलिए सर, ये तो गजब हो गया सर यार, अब गजब हो गया सर, क्या बताऊं सर, ये तो मैं क्या बताऊं सर, क्या था सर, ये बता दो आप सर। मैंने कहा यार नाभिकीय बल क्या होता है सर, बिल्कुल पता नहीं मुझे, तो चल पढ़ लेते हैं अब। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ लेते हैं नाभिकीय बल। ये तो हमने बात छोड़ दी यहाँ पे, तो भैया ठीक है, तो तुम्हारा जो होगा। फिर हमने बलों का कंपैरिजन किया कि यार नाभिकीय बल बढ़िया चीज लगी अपन को, अपन ने सोचा कि चलो नाभिकीय बल पढ़ते हैं, तो चलो नाभिकीय बल पढ़ते हैं। तो हमने लिखा नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय बल, नाभिकीय बल। ये किसके बीच में लगता है, ये किसके बीच में लगता है, यह न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है, न्यूक्लियॉन्स के बीच लगता है।
और क्या गुण है इसका? बहुत कम परास का होता है, बहुत कम परास का होता है। और क्या होता है? आवेश पर अनिर्भर होता है, आवेश पर अनिर्भर होता है। और क्या होता है? सभी न्यूक्लियॉन्स में बराबर होता है, सभी न्यूक्लियॉन्स में इक्वल होता है। मतलब क्या हुआ सभी न्यूक्लियॉन्स में? कि न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन पीपी, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, वो बराबर होता है न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, ये बराबर होता है न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। अब आप बोलोगे सर आवेश है, तो मैंने पहले लिख दिया आवेश पर निर्भर नहीं करता मेरे लाल, आवेश पर अनिर्भर है। चाहे दो प्रोटॉन लो, चाहे दो न्यूट्रॉन लो, चाहे एक पी एक एन लो, दोनों के बीच में बराबर होता है ना। ये किसी ने पूछा FW का क्या मतलब है? कमजोर फोर्स। कुछ भी दुनिया के अनशन फोर्स ले लो और भी जो हमें पता भी ना हो, कमजोर बल, वीक फोर्स। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा कमजोर होता है। छोटे छोटे बल होते हैं ना हल्के फुल्के, कोई किसी से चिपक गया, हल्का फुल्का फोर्स लग रहा है, सबसे कमजोर है ग्रेविटेशनल फोर्स, mg। ठीक है, चलिए ये थी इसकी बात। चलो हम यहाँ पे आए बच्चों, तो न्यूक्लियॉन्स के बीच में सबसे क्या लगता है? ये सबसे बराबर लगता है, पीपी के बीच में, एनएन के बीच में। और कौन सा बल? नाभिकीय बल। नाभिकीय बल की बात कर रहा हूं मैं। अब यहां एक बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है, आप कहो तो मैं बताऊं आपको डेप्थ, या मोटा मोटा ऊपर ऊपर से बता दूं? नहीं अंकिता, होमवर्क को कॉपी में नहीं लिखना होता। जब आप होमवर्क करते हो, आपको होमवर्क को कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी होमवर्क में अच्छा क्वेश्चन आ जाए, आपको लगे यार बढ़िया मस्त सीखा मैंने इससे, उसको आप लिख सकते हो, इच्छा है तो, है ना। होमवर्क को मत लिखो, लेकिन होमवर्क करो, ठीक है ना। आप चाहे होमवर्क में अच्छा क्वेश्चन कभी मिल जाए तो उसको लिख लो, ठीक है। चलो डिटेल्स बताएं। ओके, शिवम सर ने कहा डिटेल बता दो, ध्यान से समझो बच्चों। ये नाभिकीय बल का आंसर है। एम्स में एक बार क्वेश्चन पूछा, क्या पूछा? कि एफ नेट का क्रम बताओ, का क्रम बताओ। किसके बीच में? पीपी पीएन एनएन में। अच्छा, ये जो बल होता है ना बच्चों, कौन सा? नाभिकीय बल। ये सामान्यतया आकर्षण का होता है, आकर्षण का, जनरली, सामान्यतया ये जो बल होता है ये आकर्षण का होता है सामान्यतया। सामान्यतया का मतलब कभी आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, ठीक है। अरे मेरे लाल, इलेक्ट्रिक फोर्स में सब आ गया, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सब फोर्स आ गया। ऋतिक, इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक सब फोर्स आ गया, ठीक है। इस केस में पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फील्ड सब इसमें आ गए। न्यूक्लियर फोर्स अभी पढ़ रहे हैं, ये आपने रवि सर ने जो पढ़ाया ग्रेविटेशन फोर्स, तो सब ग्रेविटेशन फोर्स था। वीक फोर्स का मतलब इसके बीच में कुछ अगर दुनिया में रह गया होगा तो वो सब वीक फोर्स में आ गया। इतना क्या बुद्धि लगा रहे हो उसमें यार तुम। यही रो अड़े पट की वजह से मैं इतने बढ़िया बढ़िया बात बता रहा हूँ इसमें। हाँ, क्वेश्चन डाल रहा है ऋतिक गधों की तरह, इतने बढ़िया बात बता रहा हूँ यार। चलो मैंने क्या लिखा? एफ नेट का क्रम बताओ। अब देखो एफ एम्स ने क्वेश्चन पूछा तो बुद्धि लगा के पूछा होगा। अब मुझे बताओ बच्चों, थोड़ा सोचो, पीपी के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा होता है? प्रतिकर्षण का। और बताओ एफ न्यूक्लियर फोर्स कैसा होता है? आकर्षण का। तो जहां आकर्षण का बल था वहां प्रतिकर्षण आ जाए तो क्या नेट बल कम हो जाएगा? यस, इसीलिए इनके बीच में एफ नेट कम हो जाता है, ठीक है। क्या बात चमकी? लेकिन पीएन या एनएन, दो न्यूट्रॉन या दो प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बताओ न्यूट्रॉन पर क्यू कितना होता है? 0। तो एफ इलेक्ट्रिक की तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो इनके बीच में जो बल लगता है, क्या वो प्योर, क्या जो
ओनली कौन सा बल लगेगा? ओनली न्यूक्लियर फोर्स। दो न्यूट्रॉनों में या एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन में केवल न्यूक्लियर फोर्स लगता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता। बस दो प्रोटॉनों में ये चक्कर पड़ जाता है कि भैया दो प्रोटॉनों में दिक्कत ये हो जाती है कि इनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग जाता है, जो कि प्रतिकर्षण का होता है। इसीलिए ये जो क्रम है एफ नेट का क्रम, ये क्या होता है? एफ एन एन बराबर एफ पी एन ग्रेटर देन एफ पी पी। किसके कारण? ये इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग जाता है, क्योंकि दो प्रोटॉनों में आवेश होता है या पी, है ना, प्रोटॉन में आवेश होता है। तो ध्यान रखना, दो अलग अलग क्वेश्चन है, दो अलग अलग क्वेश्चन है। सर कभी बोले ना कि नेट बताओ कि क्या बताओ, तो क्या करें? बोला ही नहीं उसने, नेट बताओ कि नाभिकीय बताओ। तो कुछ ना बोले तो बाय डिफॉल्ट इसको मान ले। कुछ नहीं कहा गया है, नेट है कि क्या है, तो ये मान लेना, ध्यान रखना। आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई है। बता दो मुझे फटाफट से। आई होप आपको डिटेल समझ में आ गई है। कुछ ना कहा जाए तो क्या करना है भी बता दिया मैंने आपको। अभी कुछ तो करो, टाइप करो। तो तोड़ गए, कैसा लग रहा है? बराबर की बात कोई कमेंट ही नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए ये हो गया भाई, बहुत ही सुंदर। चलो लगे हाथ इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ग्राफ भी देख लेते हैं। तो बच्चों इसका जो ग्राफ होता है, ये न्यूक्लियॉन्स के बीच में दूरी, न्यूक्लियॉन्स के बीच दूरी किसमें? फर्मी में, फर्मी में दूरी है। और ये एफ प्रतिकर्षण, और इधर लिखा मैंने एफ आकर्षण। तो बच्चों होता क्या है, इनके बीच में ग्राफ ऐसा आता है। मतलब जब न्यूक्लियॉन्स के बीच में दूरी एक फर्मी रहेगी, एक फर्मी रहेगी, ध्यान से देखो मैंने यहां पे लिखा 0.5 फर्मी, 0.5 फर्मी। इस ग्राफ को पढ़ना सीखना अब ध्यान से, है ना। चलिए हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको दिख रहा है इस बिंदु पर बल ये रहा, कैसा? ये आकर्षण का, आकर्षण, आकर्षण। हम और आगे बढ़े तो देखो आकर्षण और बढ़ गया, हम और आगे बढ़े आकर्षण और बढ़ गया। मतलब अगर R 0.5 फर्मी से एक फर्मी की तरफ दूरी होती है, मतलब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में दूरी 0.5 से लेकर अगर 1 फर्मी है, तो उनके बीच में आकर्षण बढ़ता है, आकर्षण बढ़ रहा है। तो आकर्षण बढ़ता है, तो आकर्षण बढ़ता है। लेकिन जब दूरियां थोड़ी ज्यादा हो जाए, देखो दूरी बढ़ रही है, तो आपको दिख रहा है बल घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। लगभग 10 फर्मी पर तो ये बल जो होता है एफ न्यूक्लियर वो 0 ही हो जाता है। मतलब ये दुनिया का सबसे पावरफुल फोर्स है, लेकिन इसकी रेंज कम है। ऐसा कहो खली दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी है, लेकिन अपने गांव से बाहर नहीं निकलता। यार गांव से बाहर नहीं निकलता तो उसका क्या समाज में कोई ज्यादा मतलब यूज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। यही इसके साथ होता है। ये बल बच्चों बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन इसकी रेंज कम है। जरा सी मतलब ऐसा सोचो 5G तो मिला, लेकिन केवल एक बिल्डिंग में। खबर चल गई 5G 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 7G 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 खबर चल गई एकदम से। जब जापान और अमेरिका भी न ला पाया तो 7G आ गया भैया। और किसने ला? बोले एलन वालों ने लाया। सब जगह खबर चल गई, लोगों ने बस टेस्ट कराओ, उन्होंने कहा इस रूम में बैठ जाओ। बोले इससे बाहर, बोले नहीं आता। तो ये काय का बात है?
7G आया लेकिन इस रूम के बाहर नहीं आया, रेंज कम है तो दुनिया का सबसे पावरफुल इंटरनेट लेकिन रेंज कम है, ऐसे कुछ इसके साथ है ना। दूरी बढ़ते ही और खत्म या जरा सा, इसलिए तो मैंने बोला शॉर्ट रेंज का है, ये शॉर्ट रेंज का है। तो एक दो बात समझ में आए इससे, एक तो शॉर्ट रेंज और एक दूरी बढ़ने से। अब देखो 0.5 फर्मी से अगर दूरी और कम कर दी इनके बीच में तो प्रतिकर्षण होने लग गया, इनके बीच में दूरी और कम कर दी देखो तो प्रतिकर्षण होने लग गया इनके बीच में, समझ रहे हो भाई। इनके बीच में दूरी देखो और कम कर दी, ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी कम हो रही है, तो देखो प्रतिकर्षण बढ़ता जा रहा है, प्रतिकर्षण बढ़ता जा रहा है, प्रतिकर्षण बढ़ता जा रहा है। बात कॉमन सेंस में बताऊं आपको, टफ चीज नहीं है। मान लो ये है ए और ये है बी, ठीक है। ए और बी नए नए कॉलेज में बने, डॉक्टर बने, है ना। ए है मान लो ऋतिक और बी है ऋतिका। ऋतिक और ऋतिका नए नए कॉलेज में आए, डॉक्टर एम्स के कॉलेज में, एम्स दिल्ली में मिले, तो भाई क्या हुआ, अब ध्यान से देखो। इनके बीच में जब दूरियां हेल्दी डिस्टेंस थी, हेल्दी डिस्टेंस का मतलब है कि ठीक ठाक डिस्टेंस, क्लास में एक बार देख लिया, हेलो देख लिया, चलते चलते मिल गए, तो दोनों के बीच में प्रेम था। डिस्टेंस हल्की हल्की बढ़ी लेकिन ज्यादा नहीं बढ़ी, है ना, थोड़ा बहुत दूर हल्का फुल्का, तब भी प्रेम वही रहा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ऋतिक का प्लेसमेंट हो गया, वो चला गया अमेरिका, देखो दूरियां बढ़ गई, तो ऋतिका ने बोला चल भाग, दूसरा मिलेगा। दूरी थोड़ी बहुत क्या बढ़ गई, ऋतिका ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहे। तो देखो दूरी बढ़ी तो खत्म रिश्ता। ऋतिक ने सोचा, अब यहां पे क्या हुआ, ऋतिक ने सोचा चलो दूरियां थोड़ा कम करते हैं। ऋतिक वापस आया, ऋतिक ने क्या किया, दूरियों को थोड़ा कम किया। ऋतिक वापस आया, अब देखो दूरियां बढ़ गई थी तो फोर्स कितना हो गया, 0। दूरी को फिर कम करो तो देखो फोर्स फिर आ गया। ऋतिक लौट के आया, बोले पगली मैं तो 10 महीने के लिए गया था। ऋतिका ने बोला कोई दिक्कत नहीं है। जब आपकी दूरी प्रॉपर हो गई तो फिर से बल लग गया, फिर से बल लग गया इनके बीच में। क्या समझ में आ रही है, मैं समझ खुश हो रहा हूं। अबे तुम्हें समझ में आ रही है कि मैं समझ खुश हो रहा हूं। अबे ऋतिक क्या खुश हो रहा है, इन शेप यूपी, ठीक है आ रहा है। तो ऋतिक वापस से आ गया और शादी हो गई दोनों की। अब शादी हो गई तो उसको लगा कि चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दूरियां और नजदीक आई, करीबियां और आई, तो देखो उसको लगा कि जीवन अच्छा होगा, लेकिन जीवन अच्छा नहीं रहा, जीवन अच्छा ही नहीं रहा। करीब गए तो प्रतिकर्षण और बढ़ गया। होता ना, जब पास में रहते तो एक दूसरे की कमी दिखती है, पास में रहते तो एक दूसरे की कमी दिखती है। बोले नालायक तुझे बारे में तो मैं ऐसा सोचती थी, वो बोले एक तेरी बारे में भी ऐसा सोचता था मैं, तो ऐसे निकली, तो वैसे निकला। दूरियां हेल्दी हो तो सब बढ़िया है, पास में आ गए तो भी दिक्कत, दूर में आ गए तो भी दिक्कत। क्या बात समझ में आ गई। हेल्दी डिस्टेंस थी तो सब बढ़िया था, दूरी बढ़ी तो बल 0 हो गया, और दूरी बहुत पास हो गई तो प्रतिकर्षण बढ़ने लग गया। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं सिखा रहा हूं मैं, भयंकर नहीं, तो जीवन का सत्य है यार। मैंने कोई नई चीज नहीं सिखाई, मैंने जीवन का सत्य सिखाया है। लोगों को लगे कि यार क्या बढ़ा दिया मास्टर ने। अबे जीवन, तेरा जीवन ही तो ऐसा है। हेल्दी डिस्टेंस है तो बढ़िया आकर्षण है, डिस्टेंस बढ़ी 0, डिस्टेंस ज्यादा पास आ गई तो प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण मतलब लड़ाई झगड़े, है ना। लड़ाई झगड़े होते हैं घर में कभी कभी, ज्यादा डिस्टेंस पास आ गई तो लड़ाई झगड़े होंगे यार, एक दूसरे की कमी पता चलती थी, एक दूसरे की कमी पता चल जाती है। अबे लाइफ में कुछ ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है, उनता ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए, तो इससे दो बात समझ में आई। एक तो ये शॉर्ट रेंज का फोर्स है 10 फर्मी। अबे फर्मी 10 की घात -15 होता है, 10 की घात -14 दूरी पर बल 0 हो जाता है, तो यार कई का बल है ये। और दूसरा आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होता है, इसलिए हमने बोला सामान्यतया आकर्षण होता है ना। सामान्यतया मैंने बोला था यहाँ पर, सामान्यतया ना, जनरली, इन जनरल। लेकिन प्रतिकर्षण भी हो सकता है, कंडीशन होती है, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि हाँ चलो यार ऐसा ऐसा होता है। और इस बात से मैं फिर से आपको याद दिला दूं, क्या सीखा था हमने, कि
दो प्रोटॉन प्रोटॉन में, क्योंकि प्रोटॉन पर आवेश, इस पर आवेश, दोनों पर आवेश क्या होता है, Q बराबर प्लस ई, तो सेम आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लगता है इनके बीच में, प्रतिकर्षण का। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स इन जनरल क्या लगता है, आकर्षण का। अब जहां आकर्षण बल भी है, प्रतिकर्षण भी है, तो क्या हुआ, एबल क्या नेट बल कम हो जाएगा। अब ये समझो कि प्रोटॉन प्रोटॉन में दिक्कत क्या आ रही थी, है ना। प्रोटॉन प्रोटॉन में दिक्कत आ रही थी कि आवेश था तो आवेश में प्रतिकर्षण बल लगेगा, सेम आवेश प्रतिकर्षण, जबकि न्यूक्लियर फोर्स आकर्षण का लगता है। तो उससे आपको ये समझ में आना चाहिए बच्चों इस कहानी को देखकर कि अगर प्रोटॉन का संख्या बढ़ेगा, प्रोटॉन का संख्या बढ़ेगा, तो भैया वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि तब देखो एफ नेट प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में कम होता है, तो वो स्थायी नहीं होगा नाभिक। लेकिन अगर न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, थोड़ा बच्चे ध्यान से सोचो, अगर न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो भैया न्यूट्रॉन में तो हमेशा एफ एन न्यूक्लियर फोर्स ही लगता है, आकर्षण का बल, तो क्या ये नाभिक को स्थायित्व देगा। सही है। अगर प्रोटॉन बढ़ेंगे, किसका बढ़ना अच्छा है नाभिक में, प्रोटॉन का या न्यूट्रॉन का, तो आंसर है न्यूट्रॉन का। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ेंगे तो प्रतिकर्षण भी बढ़ेगा, तो स्थायित्व घटेगा। लेकिन सर न्यूट्रॉन बढ़ेंगे तो यहां पर आवेश तो होता नहीं है, न्यूट्रॉन में आवेश कितना होता है, 0, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो हो ही नहीं सकता, इलेक्ट्रिक फोर्स तो कितना है, 0। तो हमेशा कौन सा बल लगेगा, न्यूक्लियर, और न्यूक्लियर बल लगेगा तो स्थायित्व मिलेगा। तो इस छोटी सी कहानी से आपको यह समझ में आ जाना चाहिए था कि प्रोटॉन का नंबर बढ़ना अच्छी नहीं है, न्यूट्रॉन का नंबर बढ़ना अच्छा है। जो बोलता जाऊं उस पर एग्री करते जाओ। अभी एक केमिस्ट्री की बात आने वाली, ध्यान दो, जिसका आंसर आपके केमिस्ट्री में तो नहीं मिलता, सर देते नहीं है, लेकिन हम बात करेंगे। मैं आपसे पूछूंगा भी सही उस क्वेश्चन को, है ना, मैं आपसे पूछूंगा भी सही। चलिए, तो ये वाली बात है। यहां तो बस हमने छोटी मोटी बात ग्राफ आपसे प्रूफ कर लिया, ठीक है। हम यही बात पे वापस आएंगे, यही बात पे वापस आएंगे। चलिए, मैं आपको एक टॉपिक छेड़ता हूं, नाभिक का स्थायित्व। नाभिक का स्थायित्व व N/P अनुपात। बच्चों बताओ, आपके आवर्त सारणी में, जैसे कि मैं आपको बात करूं, कार्बन 3 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन, क्या 6 से 12 होता है ये? ऑक्सीजन 8 और 16 होता है, क्या नहीं होता, पहले बताओ। आठ 16 6 12, सही है। चलिए यार, ये 12 का मतलब है 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, और ये 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन, सही है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन होते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन आप ध्यान दो, ऊपर जाने पर जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कितनी बार लिखा, यूरेनियम 92 235, ये 235 तो 90 का 2 गुना से भी ज्यादा है। मतलब ये तो भैया इक्वल नहीं है, 92 प्लस ये 3 ये 4, 92 प्लस 143 है, ये तो 92 प्लस 143 है। ये प्रोटॉन है, लेकिन ये न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन कैसे बढ़ गए यहां पर? बाद में जाने पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे नंबर चेंज हो जाता है ये? सोचो। क्यों बड़े बड़े नाभिकों में ये नंबर डबल नहीं होता, ज्यादा कम होता है, मतलब ज्यादा ही होता है। अब कुछ बच्चे ना
बुद्धि लगाई, केमिस्ट्री के आंसर दो, केमिस्ट्री में से आंसर दो, नहीं निकाल पाओगे। अभी जो ज्ञान दिया उससे कुछ निकाल पा रहे हो? हाँ, कैसे निकालोगे? ध्यान से देखना, ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो बच्चों। अभी जो ज्ञान अपन ने लिया उससे अपन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? इफ अब कोई नाभिक लिया मैंने x z a, ठीक है, इसमें ये क्या है? प्रोटॉन का नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, और a है a माइनस z बराबर क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। यदि n बाई पी, अच्छा ये स्मॉल n है बच्चों, है ना, न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, n फॉर, है ना, n फॉर कुछ और मत समझ लेना, कैपिटल एन स्मॉल एन। यदि n बाई पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से। बच्चों न्यूट्रॉन ज्यादा है तो बताओ न्यूट्रॉन का ज्यादा होना ही तो सही है। अभी अभी अपन ने पढ़ा था, ये देखो, न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे तो अच्छा है, क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर ज्यादा होंगे तो नाभिकीय बल तो लगेगा, वो प्रतिकर्षण बल नहीं लगेगा। क्यों? न्यूट्रॉन पे आवे 0 होता है। तो नाभिक को क्या मिलेगा? स्थायित्व मिलेगा। यस, नाभिक को क्या मिलेगा? स्थायित्व मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा है, ऐसा हो तो कितना अच्छा है। तो क्या हुआ? नाभिक को स्थायित्व मिलेगा, नाभिक को स्थायित्व मिलेगा। यदि n बाई पी रेशियो लेस देन 1 हुआ, इसका मतलब अगर न्यूट्रॉन कम है प्रोटॉन से तो प्रोटॉन ज्यादा है तो उनमें इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, तो वो नाभिक को अस्थायी बनेगा, है ना, अस्थायित्व देगा नाभिक को। तो नाभिक का स्थायित्व n बाई पी अनुपात से भी निकाल सकते हैं। अबे कौन सा क्वेश्चन है ऋषभ पंत? हमारी गैलेक्सी में 8-9 ग्रह थे, आज 8 ही क्यों हैं? वहां रूल फॉलो नहीं कर रहा था। ये क्या था यार? 9 ग्रह है ना यार, 8 ही किसने बोला तुझसे? ऋषभ पंत तू खत्म करके आया कि एक ग्रह को? किसने बोला? मुझे तो ये लगता है 9 ग्रह हैं, और है ही सही बात है। किसने बोला 8 ग्रह हैं? मुझे तो नहीं लगता। नवग्रह है या सही बात है? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो n बाई पी रेशियो से अपन ऐसा बोल सकते हैं अगर न्यूक्लियर ज्यादा होगा। अच्छा, ये सब जो बात अपन कर रहे हैं ना, ये सब बात कर रहे हैं, तो ये अपन ये बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो, ये न्यूक्लियस के लिए है। किसी बच्चे ने पूछा यूरेनियम का, मैंने यूरेनियम का एग्जाम्पल दे दिया हो। यूरेनियम तो भैया ये है, क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना। शायद इसने, चलो छोड़ो। तो ये n बाई पी रेशियो की बात है बच्चों, n बाई पी रेशियो की बात है। उसको यूरेनियम पे ना लगाएं, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ठीक है ना। ये इन जनरल कॉन्सेप्ट है। ये इन जनरल, जब अपन किसी अनशंट और कंसेप्ट को नहीं ला रहे हैं कि रेडियो एक्टिविटी है, ये है, वो है, ऐसी बात नहीं है ना। तो हम बोल रहे हैं कि भाई n बाई पी ज्यादा होगा तो वो स्थायी है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नाभिक का स्थायित्व n बाई पी रेशियो, है ना। नाभिक का स्थायी यूरेनियम तो रेडियो एक्टिव पदार्थ हो गया ना, वो तो वैसे स्थायी नहीं है, ठीक है ना। चलिए, प्लूटो नहीं है अब। क्यों? तुम फोड़ के आ गए क्या प्लूटो को? तुमने देखा क्या? देखो, साइंस पे कंट्रोवर्सी है ना, मैं बहुत कर सकता हूँ, है ना, लेकिन वो ये कि टाइम पास अभी हो जाएगा, उससे मतलब नहीं निकलता, है ना। हम यहाँ बैठे बैठे कुछ भी बोल देंगे, क्या दुनिया सच हो जाएगी यार? हम बोल देंगे ये नहीं है, हम वो नहीं है, ये नहीं है। हाँ, बैठे बैठे हम कर लेंगे क्या? हम क्या मान रहे हैं? हम न्यूज पे मान रहे हैं, न्यूज है भैया। चलो मैं आपको बात कर लेता हूं एक। हम न्यूज मानते हैं बच्चों। न्यूज क्या लिखा अखबार में, क्या है, हम मान लिया।
हमने न कभी खुद पढ़ा। हाँ मानता हूं मैं, हम खुद जा नहीं सकते सर वहां पर, तो कोई बात नहीं, आपके पास कुछ तरीके हैं जिससे आप सत्य का ज्ञान कर सकते हो। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मुझे बताओ सन क्या होता है, या चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? या बड़े बड़े स्टार्स क्या हैं? इस दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनको हम सन की तरह मानते हैं। क्या मानते हैं उनको? सन मानते हैं। सन है ना, सूर्य। बहुत बड़े बड़े स्टार जो हैं उनको हम सन की तरह मानते हैं, कि वो, हम बोलते हैं ना बहुत सारे ग्रह हैं जो सन से भी ज्यादा चमकदार हैं। इस दुनिया, इस ब्रह्मांड में बहुत सारे सन हैं, है ना। चंद्रमा को तो कोई वैल्यू नहीं देते हम। बच्चों ये बहुत सारे जो स्टार्स होते हैं ना, ये नक्षत्र होते हैं, ये नक्षत्रों के अंदर आते हैं। क्या प्रूफ है? ये सब स्टार, सन, ये सब नक्षत्रों के अंदर आते हैं, जबकि हमारे साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो बड़े बड़े स्टार्स है वो सन है। सर प्रूफ क्या है? प्रूफ क्या है? भगवत गीता प्रूफ है। भगवान बोलते हैं नक्षत्र नाम चंद्रोस्मि, नक्षत्रों में मैं चंद्र हूं। अभी तुम नक्षत्र भी नहीं समझते, इसलिए मैं थोड़ा मतलब उसमें जाना नहीं चाहता था। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं नक्षत्र नाम चंद्रोस्मि, नक्षत्रों में मैं चंद्र हूं। मतलब भगवान बोल रहे हैं सब जो चीजें हैं वो नक्षत्र हैं, और भगवान चंद्रमा के समान है। मतलब साइंस बहुत अनशन कम करती है, लेकिन ठीक है ना? तो अभी इस पे अपन नहीं जाते हैं, अपन अपना काम करते हैं। अभी अपना काम करते हैं, है ना। ज्योतिष शास्त्र वाले थोड़ा समझ सकते हैं, है ना। क्या है, अपन नक्षत्र नहीं मानते, है ना, जबकि चंद्रमा एक नक्षत्र है ना। चलिए, हाँ चलिए, कहाँ मदद कर रहा था मैं? हाँ चलो ठीक। अब ये जो बात कर रहे हैं ना अपन, इस पे थोड़ा बात करते हैं। जस्ट एक थियोरेटिकल चीज है, N/P रेशियो वाली बात, है ना। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बताया गया। चलिए अपन बात करते हैं बच्चों, अपन बात करते हैं नाभिक की स्टेबिलिटी, है ना। नाभिक का स्थायित्व, नाभिक का स्थायित्व। बच्चों जिनका, अब एक्स, नाभिक क्या होता है? एक्स जेड ए। मैं जेड को लेके बात करता हूं। जिनका जेड लेस देन इक्वल टू 82 होता है, लेड 82 नंबर पर लेड आता है, शायद पीबी 82 नंबर पर लेड आता है। ये जो होते हैं बच्चों, ये स्थायी होते हैं। ये कौन होते हैं? स्थायी होते हैं। स्थायी नाभिक है। बताओ स्थायी नाभिक है, इसका मतलब इनमें कौन सा बल काम पावरफुल होगा? न्यूक्लियर फोर्स पावरफुल होगा। किससे? इलेक्ट्रिक फोर्स से। इनमें न्यूक्लियर फोर्स पावरफुल है, तभी तो ये स्थायी है। Z इक्वल टू 83, ये शायद बिस्मिथ होता है, बिस्मिथ। ये भी क्या होता है? स्टेबल होता है। इसका मतलब इसमें भी न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स से। लेकिन बच्चों Z ग्रेटर देन 83 वाले जितने भी एलिमेंट है हमारी आवर्त सारणी में, Z ग्रेटर देन 83 वाले सब में F न्यूक्लियर कमजोर होता है F इलेक्ट्रिक से। इसका मतलब ये क्या होते हैं? अस्थायी नाभिक होते हैं। और बच्चों Z ग्रेटर देन 83 वाले सभी के अंदर अस्थायी होते हैं, तो इन सब के अंदर टूटने का गुण होता है। ये सब रेडियोएक्टिव पदार्थ होते हैं, है ना। तो ये ग्रेटर देन 83 वाले ये अस्थायी होते हैं, ये सब टूटने का गुण रखते हैं। तो बाकी एलिमेंट सब क्या है? वो अनस्टेबल, मतलब सॉरी, है ना, वो रेडिएक्ट, सॉरी, 0 ग्रेटर देन 83 है, मतलब वो क्या है? अनस्टेबल है, अस्थायी है। ठीक है। तो कोई भी Z ग्रेटर देन 83 वाला, क्या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर अगर कोई Z बराबर 100 वाला है तो वो क्या करेगा? मैं कहूंगा कि वो रेडिएक्टिविटी करेगा, अपने अंदर से अल्फा, बीटा या गामा को उत्सर्जन करेगा। कब तक करेगा? तब तक करेगा जब तक कि वो लेड या बिस्मिथ में ना बदल जाए। लेड या बिस्मिथ में ना बदल जाए। कोई भी पदार्थ Z ग्रेटर देन 83 वाला टूट के तब तक टूटता रहेगा जब तक कि वो लेड या बिस्मिथ का नाभिक ना बन जाए। लेड या बिस्मिथ का नाभिक ना बन जाए, कोई नाभिक है का नाभिक ना बन जाए, तब तक वो टूटता रहेगा। क्या बात समझ में आ गई? हम यहाँ न्यूक्लियर फोर्स से चर्चा कर रहे हैं।
हमारे आवर्त सारणी में 82 या 83 तक वाले स्थायी होते हैं क्योंकि उसमें न्यूक्लियर फोर्स पावरफुल होते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स कमजोर होता है, इसलिए वो अस्थायी होते हैं और वो टूटते हैं। तब तक टूटेगा जब तक कि उसका नाभिक लेड या बिस्मथ के नाभिक में ना बदल जाए। इसके पहले के सब स्थायी है ना, बोल तो दिया। 83 के पहले सब स्थायी है, ये टूटते नहीं है। 83 के बाद वाले टूटते हैं। कब तक टूटेंगे? जब तक कि बिस्मथ या लेड में ना बदल जाए। तो हमारे आवर्त सारणी में कौन स्थायी है कौन अस्थायी है उसका छोटा सा ज्ञान है ये। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई है बच्चों? है ना? मतलब मैं नहीं चाहता कि ये रटो आप। हाँ, आप याद क्या करो, आप याद ये रखना, क्या ये जो भी लिखा अपन ने कि ये कि Fn न्यूक्लियर फोर्स पावरफुल है, सॉरी Fn कमजोर है, इलेक्ट्रिक फोर्स पावरफुल है न्यूक्लियर से, तो वो नाभिक अस्थायी होता है। और अगर न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा है या बराबर है तो वो स्थायी होता है। ये बात याद रखने को बोल रहा हूं मैं आपसे, मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं आपसे, केवल इतनी सी बात याद रखना, है ना। एक नाभिक को स्थायी अस्थायी कैसे कहेंगे? न्यूक्लियर फोर्स से। न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक फोर्स है तो वो स्थायी, और न्यूक्लियर फोर्स कमजोर है तो अस्थायी नाभिक है। इतनी सी बात रटना, ये सब मत रटना। सर ये अल्फा बीटा गामा को उत्सर्जित करके बन कैसे गया? मैं सिखाऊंगा अभी आपको, ये मैं आपको सिखाऊंगा अभी, ठीक है। छोटी सी बात याद रखोगे, न्यूक्लियर फोर्स पावरफुल है, ठीक है। इससे पहले चलो मैं आपको अभी तक बताता हूं, जो पढ़ा था उसमें याद क्या रखना है। इधर तो कॉमन सेंस की बात है, कब तक की टूटेंगे? जब तक स्थायी न हो जाए। बहुत बढ़िया। कंपैरिजन, फोर्स का कंपैरिजन आपको थोड़ा याद रहना चाहिए भाई। ये पावरफुल कौन सा न्यूक्लियर फोर्स है, कमजोर कौन सा है, वो है। चलिए, उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स तीनों में बराबर लगता है, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन नेट फोर्स का बात करें तो भैया पीपी में कम होता है। उसका कारण ये रहा, क्योंकि पीपी में आवेश होने के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है, जो प्रतिकर्षण का होता है या आकर्षण का होता है। अपोजिट है तो कम हो जाता है, तो वो कम हो गया, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर फोर्स आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों का होता है। जस्ट ग्राफ है, रटना कुछ नहीं है। कहां गया भाई? इसके बाद हाँ, नाभिक का स्थायित्व, N/P रेशियो ज्यादा हो तो वो जनरली स्थायी होता है, ठीक है ना। चलिए, ये अपन ने लिखा यहां तक कोई भी दिक्कत है एक बार पढ़ लो। अगर केमिस्ट्री में हर चैप्टर में ऐसे बताते ना तो बहुत अच्छे सब्जेक्ट होता। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थोड़ा स्टाइल मारूं क्या, एक बढ़िया बात बताकर? क्या मैं एक बढ़िया बात बता के स्टाइल मार दूं यहाँ पे, अगर आप कहें तो? ना होता है ना तगड़ी वाली बात, अंदर वाली। हाँ हाँ, नालायक लोग। बच्चे ध्यान दो, मैंने कहा एक यूरेनियम का नाभिक है। यूरेनियम में 92 है ना, ये 2B235 मान लो, जो भी है। मतलब यूरेनियम का परमाणु यूरेनियम 92 का, बताओ परमाणु लिया, नाभिक नहीं लिया। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे 92। जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। परमाणु की बात कर रहा हूं, डरो मत, परमाणु की बात कर रहा हूं। तो इसमें अलग अलग कक्षाओं में 92 इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे। तो मैंने कहा ओ इलेक्ट्रॉन तेरा नंबर कितना है? इसने बोला 92 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। ये क्या है बीच में? मैंने कहा बीच में नाभिक है भैया, बीच में तो नाभिक है। और ये क्या है? मैंने कहा यूरेनियम का परमाणु है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
मैंने कहा यार परमाणु नाभिक भाई तो स्थायी नहीं है। उसने कहा सर बिल्कुल मैं स्थायी नहीं हूं। मैंने कहा तो टूट जा। ये टूटा टूटा टूटा, फाइनली क्या बन जाएगा? मान लो फाइनली ये बन गया लेड, पीबी में कन्वर्ट हो गया। ये जो नाभिक है वो बन गया पीबी का नाभिक, पीबी का नाभिक, पीबी का नाभिक बन गया। क्यों? अभी हमने बताया था हर नाभिक टूट टूट कर फाइनली किस में बन जाएगा? या तो पीबी या बिस्मिथ। मैंने माना पीबी में कन्वर्ट हो गया, और पीबी का परमाणु क्रमांक देख लो आप कितना है, कितना है? 82 है पीबी का। ठीक है, तो बताओ इसके बाहर कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। क्या बतान? ऑप्शन ए। अच्छा, पीबी का मैं बता दूं आपको, इसका Z82 होता है। ऑप्शन ए 82, ऑप्शन बी 92 लिख दो यार, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी 83। किसी ने 10 भी ऑप्शन में दिया, 92 10 भी ऑप्शन में दिया है। ये लो ऑप्शन ई 10, पता नहीं कहां से सोचा तुमने। बिल्कुल, किसी एटम में प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन के नंबर बराबर होते हैं, तो इसमें 92 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें कितने होंगे? तो मैक्सिमम जनता का आंसर है 82, जो बिल्कुल सही है। अच्छा, किसी आदमी ने 92 क्यों बोला? ये 92 कहां से आ गया भैया आंसर? कोई कारण बताना चाहेगा? क्यों आंसर दे रहे हो 92 तुम? अरे गधों, कहां भाग गया वो 92 वाला? कौन था? शुरू में 1-2 आंसर आए थे 92 वाले। गुनगुन, कारण बता गुनगुन। तो अजीब अजीब काम करती है, 92 आंसर दे रही है, कारण बता। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बाहर? हाँ, ओम भाई, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना? रेडियो एक्टिव पदार्थ है। इनमें और भी रीजंस है, ठीक है ना? $92 क्योंकि नाभिक बहुत बढ़िया। दिव्यांशु कश्यप, बहुत सुंदर। ऐसे बच्चे होते चैंपियन। इसका आंसर है 92। गधों, मैंने आपको बोला था नाभिक टूटता है, तो नाभिक टूटा, नाभिक बदल जाएगा, पीबी का नाभिक हो जाएगा। इस एटम को पता तक नहीं चलता कि 92 इलेक्ट्रॉन थे, तो 92 ही रहेंगे। इन 92 को मतलब नहीं है। ये जो अभिक्रिया है नाभिकीय अभिक्रिया, बच्चों नाभिक बदलता है। नाभिकीय अभिक्रिया में एटम नहीं बदलता, नाभिकीय अभिक्रिया ही है। नाभिक बदलेगा, एटम नहीं बदलेगा। नाभिकीय अभिक्रिया ये सब, नाभिकीय अभिक्रिया ये सब। एटम नहीं बदलता, 92 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये बात तुम्हें इसलिए समझ में आ गई क्योंकि मैंने ना घुसा उसा की बात बोली थी तुम्हें दिमाग में कि नाभिक में इतने, वैसे इतने तरीके से मैं बोलता हूँ तो मैं तो कि हिंट लग जाता है। लेकिन ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों का, आएगा तो मुझे नहीं लगता कोई बच्चा सही करेगा, है ना? हो सकता है 1-2 विरला जीव जो सब जगह से पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, है ना, वो सही कर दें, लेकिन गलत लिखेंगे लोग। 92 है, 92 ही रहते हैं, बस अंदर का नाभिक बदल जाएगा। हाँ, लिख सकते हैं अर्चिता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रख लो भाई ये, हाँ ना, ये कभी चीजें आई नहीं, लेकिन भगवान करे आ जाए। ठीक है बच्चों, पहले हाँ दिव्यांशु तो ने दिया था, वो तो क्या है कि तेरे को कॉपी करते हैं ना गधे, इसलिए मैंने तेरे को चुप करा, मतलब ध्यान नहीं दिया तेरे पे, है ना? शुरू में आंसर दिया था तूने, मुझे याद है। हाँ, मेरा कमेंट थोड़ा लेट हो गया था। अच्छा चल कोई ना, मान लिया तलीम। चलिए ठीक है।
तो ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते बच्चों अपन। ठीक है, अभी ये तो समझ में आ गया आपको कि ये अच्छा ये क्यों क्या करेगा, ये अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन करेगा और पीबी में बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है सर अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन कैसे होता है, अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन कैसे होता है। चलो उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं। अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन, अल्फा बीटा गामा का उत्सर्जन। देखो बच्चों, सबसे पहला अपन पढ़ते हैं अल्फा एमिशन, अल्फा उत्सर्जन, एमिशन बोलते हैं इंग्लिश में। अल्फा एमिशन, उत्सर्जन मतलब अल्फा एमिशन। बच्चों अब ध्यान से देखना, नाभिक एक खतरनाक चीज है, उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती है जो हम सोच भी नहीं सकते। नाभिक के अंदर, अब कॉमन सेंस से सोचो बच्चों, अल्फा कौन उत्सर्जन करता है, नाभिक। मतलब नाभिक में अल्फा बनता भी होगा तभी तो उत्सर्जन करेगा। तो नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलके अल्फा बना देते हैं। ऐसा नाभिक के अंदर होता है, अजीब लगता है लेकिन होता है बच्चों। 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन नाभिक में अल्फा कण बना देते हैं, प्लस कुछ ऊर्जा उत्सर्जित कर देते हैं। कैसे होता है, 2 प्रोटॉन मतलब 1H1, ये 2 प्रोटॉन हो गए, प्लस 2 न्यूट्रॉन मतलब 0N1, ये 2 न्यूट्रॉन हो गए। इससे क्या बन गया, इससे 2He4 बन गया। देखो अभिक्रिया बैलेंस है क्या, नीचे 2 × 1 2 और ये 0 तो ये 2, ऊपर 2 × 1 2 और 2 × 1 2 तो 2 4। देखो अभिक्रिया बैलेंस है, देखो अभिक्रिया बैलेंस है। एक बार देख लो मैंने क्या कर दिया, क्या तुम भूल गए या याद है तुम्हें, तुम भूल गए या याद है तुम्हें। अबे गणित तो लगाओ, 2 + 2, ये 2 × 1 2, 2 × 0 तो 2, 2 × 1 2 × 1 4, सही है। चलिए तो ये कैसे कहाँ होती है अभिक्रिया, नाभिक के अंदर होती है सर। गजब गजब हो गया, हाँ गजब ही होता है, नाभिक के अंदर अभिक्रिया होती है, तभी तो इसको नाभिकीय अभिक्रिया बोलते हैं। नाभिक के अंदर होती है अभिक्रिया। सामान्यतया इस दुनिया में ऐसा पाया ही नहीं जाता बच्चों कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन अल्फा बना ले, लेकिन नाभिक के अंदर होता है। क्यों होता है अब नाभिक जाने, होता है लेकिन देखा हमने, है ना। मतलब ये रिसर्च का टॉपिक है सब, इसमें अपन कारण में दे सकता हूं लेकिन 100% आंसर कोई नहीं दे सकता। नाभिक के अंदर होता है तो होता है, ये वाली बात है। क्यों कारण है यार, उसमें बहुत ज्यादा, नाभिक बहुत छोटा है, उसमें रिसर्च नहीं कर पा रहे अभी अपन लोग, इसलिए अपन सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे सकते, लेकिन हाँ होता है। अच्छा ये तो मैंने नाभिक के अंदर बता दिया। मैं किसी तत्व में बात करूं, कोई XZA कोई तत्व है, इसने अल्फा निकाला, अल्फा एमिट किया, एमिट किया मतलब उत्सर्जित किया, तो अल्फा क्या होता है, 2He4 होता है। तो अल्फा तो मिल गया, प्लस प्लस, अब क्या बनेगा, मैंने कहा Y बनेगा। ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चन आता है। मैंने कहा Y बनेगा, ये Z है ये 2 है, तो क्या यहाँ पे Z - 2 लिख दूं। अरे Z में से जैसे मानो 2 खत्म हो गया तो क्या बचा, Z - 2, ये A था ये 4 है, तो ये क्या बनेगा A - 4। अब जोड़ के देख लो, 4 + A - 4, A होता है, देखो A आ गया, ये Z है, 2 + Z - 2, ये दोनों मिलके Z होता है, मतलब अभिक्रिया सही है। प्लस कुछ E लिख दो, ऊर्जा Q जो भी है। एक नाभिक से अल्फा निकल के दूसरा नाभिक बनना, यह अभिक्रिया जनरल अभिक्रिया है, जनरल अभिक्रिया है। इसमें इसे बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, पेरेंट यानी कि जनक नाभिक, जनक नाभिक, ठीक है। और ये जो बना इसे बोलते हैं पुत्री नाभिक, ये नाम है इनके, ऐसे होते हैं पुत्री नाभिक। क्यों पुत्री है, मतलब वैसे तो कोई लॉजिक नहीं है लेकिन फिर भी, क्योंकि ये आगे और बढ़ेगा, हो सकता है ये भी अल्फा को पैदा करे, बीटा को पैदा करे, गामा पैदा करे, इसलिए एक नाम दे दिए, इसको जनक बोलते हैं। जो स्टार्ट करता है, जो बना उसको डॉटर बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई। इसको बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, इसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो आपके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा इस पे कैसे आते हैं।
पहले बताओ, बात चमक गई। ये गणित मैंने आपको बहुत पहले बता दी थी, ये a है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, समझ रहे हो। मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूं जल्दी। हाँ ठीक है आया था तो चलो एक क्वेश्चन करो इस पे। क्वेश्चन मैंने x लिखा या 90 लिखा या 120 लिखा, मुझे नहीं पता ये क्या है। मैंने कहा 5 अल्फा है, तो बताओ ये y क्या होगा। ये a और ये b, तो बताओ a कितना होगा और b कितना होगा। करके दिखा दो मुझे फटाफट से। टाइम पास क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, जीवन में करने पड़ेंगे। तो बच्चों बहुत आसान है यार, इसको ढंग से लिखो। 5 इंटू कितना 2He4, ठीक है। तो बताओ a क्या होगा। तो देखो a कहाँ है, नीचे, तो नीचे क्या है इसमें 90, तो मैं लिखूंगा 90 बराबर 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 प्लस कितना a, तो 10 हो गया, तो a बराबर हो गया 80। ये आंसर मिल गया यार, कितना सिंपल था। a की चर्चा कर ली, चलो b की चर्चा करो। कितना है b, ऊपर कितना 120, तो 120। सब सीखो, जिसको नहीं आता वो सीखे, दौड़ो मत, दौड़ो मत। ऊपर कितना 120 और इधर कितना है ऊपर 4 इंटू 5, तो 4 इंटू 5 प्लस वहां कितना है b, तो ये b 100 5 चौक 20, तो b बराबर कितना 100, तो a बराबर 80 और b बराबर 100 आंसर आए। क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। घुमा फिरा के गणित घुमा देगी, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं घुमाएगा। ऐसे कर पाओ तो जीवन में कुछ भी नहीं है फिर। अल्फा उत्सर्जन ऐसे ही होता है भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं बीटा उत्सर्जन, बीटा एमिशन। बीटा उत्सर्जन बच्चों, बीटा भी 2 प्रकार के होता है, मैंने आपको बोला था। एक होता है बीटा माइनस, ये होता है -1E0 यानी कि इलेक्ट्रॉन, और एक होता है बच्चों बीटा प्लस, ये होता है +1E0 यानी कि पॉजिट्रॉन। दोनों के बारे में आपको पता है, तो ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। पहला अपन पढ़ते हैं बीटा माइनस एमिशन। बच्चों, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होना नाभिक के अंदर, इसे बोलते हैं बीटा माइनस एमिशन। नाभिक के अंदर देखा गया कि एक प्रोटॉन मतलब 1H1, इसने बना दिया 0N1 न्यूट्रॉन प्लस, सॉरी न्यूट्रॉन से प्रोटॉन, चलो इसको बीटा प्लस बोल दो फिर, बीटा प्लस एमिशन। बीटा प्लस एमिशन क्या होता है, प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में बदलना। देखो ये प्रोटॉन रहा, ये न्यूट्रॉन रहा, इसमें क्या होता है बीटा प्लस यानी कि +1E0। देखो अभिक्रिया बैलेंस है कि नहीं है। बीटा प्लस एमिशन बनाया मैंने प्रोटॉन से न्यूट्रॉन। देखो 1H1, ये 0N1, ये +1E0, 0 + 1 1 और 1 + 0 1, अभिक्रिया बैलेंस है। मैंने बीटा प्लस बना दिया पहले, ठीक है। इस अभिक्रिया में एक चीज जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो होती है, वो क्या होती है, वो होती है बच्चों, एक और चीज आती है न्यूट्रिनो, इसे बोलते हैं न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो ये पार्टिकल भी निकलता है। सर न्यूट्रिनो के बारे में बताइए। इसका सर Z कितना होता है, मैंने कहा 0। सर इसका A कितना होता है, 0। इसका द्रव्यमान संख्या भी 0 होता है, मास और सब 0 होता है इसका, न इसका Z है न इसका A है। इसीलिए इसके आने से इस अभिक्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो निकलता है। फिर वो कहते थोड़ा डिटेल वाली बात है कि इसके पास स्पिन होता है, और वो सब तुम छोड़ो, याद रखने वाली बात है ना। इसके पास स्पिन होता है, स्पिन बैलेंस करने के लिए करता है ये।
मैंने आपको याद है नाभिकीय अभिक्रिया में मैंने आपको बताया चक्रण बैलेंस होता है, मतलब ये मुझे लगता है बड़ी ज्यादा बड़ी बात हो रही हो तो आप इसको छोड़ सकते हो। नाभिकीय अभिक्रियाओं में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन है, चार्ज बैलेंस होता है, मास बैलेंस होता है, सब बैलेंस होते हैं। तो वहां एक शब्द लिखा था मैंने, स्पिन, चक्रण भी बैलेंस होता है। इस अभिक्रिया में चक्रण क्या है हमें नहीं पता, हम नहीं देख सकते, साइंटिस्ट लोग देख पाते हैं। तो वो कहते हैं कि इसमें चक्रण बैलेंस नहीं है, तो चक्रण को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक न्यूट्रिनो पार्टिकल को डालना पड़ता है। क्यों डाला इसको? चक्रण बैलेंस करने के लिए। चक्रण बैलेंस के लिए। सर मुझे दिख ही नहीं रहा, भाई मुझे भी नहीं दिख रहा यार, हमें नहीं दिखता, साइंटिस्ट लोगों के तरीके होते होंगे। स्पिन कंजर्वेशन, बिल्कुल सही बात है। तो न्यूट्रिनो का कारण होता है स्पिन कंजर्वेशन के लिए डाला जाता है वो। तो पूछ ले एग्जाम में, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बना तो बताओ कौन सा पार्टिकल निकलेगा? न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और ये और वो। एक ऑप्शन है न्यूट्रिनो, एक ऑप्शन एंटी न्यूट्रिनो, एक है इलेक्ट्रॉन, एक है पॉजिट्रॉन, एक है पॉजिट्रॉन प्लस न्यूट्रिनो। तो देखो दोनों निकल रहे हैं। मतलब जो भी है आपको ये अभिक्रिया अगर याद है ना, मतलब क्या ही कहूं मैं, याद रखना है तो रख सकते हो। बीटा एमिशन है ये, मैंने बता दिया भाई। ये जो मैं आज पढ़ा रहा हूं ये काम का है भी और बहुत कुछ काम का नहीं भी है। हम रिस्क नहीं लेना चाहते इसलिए हम सब पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जिनको भैया अभी तक तो कूलाम लॉ ही नहीं पता, वो केवीएल पे ही गाड़ी अटक रही है, वो बच्चे तो ना पढ़ना फिर। जिनको केवीएल पे अभी तो रोना आ रहा है ना, एक बैटरी सॉल्व नहीं होती, वो बच्चे तो कम से कम इन चीजों को ना पढ़े। जिनका सब अच्छा है वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो थोड़ा याद रख लें, कोई बुरा नहीं है। वैसे मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, है ना। इसमें अभी 50 क्वेश्चन करा सकते थे हम लोग, लेकिन नहीं करा रहे, ठीक है। आई होप बात समझ में आ गई। प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनता है। और अभिक्रिया बैलेंस करके देख लो यार, मैंने भी कहाँ रट रखा था, मैंने पहले बीटा प्लस लिखा था, अभिक्रिया ऐसी बन गई तो मैंने बीटा प्लस कर दिया, पहले बीटा माइनस लिखा था मैंने, रट्टा तो मैंने भी नहीं है, ठीक है। चलो अभी इस अभिक्रिया को परमाणु में कैसे बनाए, देखो ध्यान से। ये है X, ये है Z, ये है A। इसने मैंने लिखा यहां पर बीटा प्लस, इसका मतलब होता है +1E0। तो बताओ यहां पर Y क्या बना? Y क्या बना? तो हम कॉमन सेंस से लिख देंगे, ये Z है, ये 1 है, तो यहाँ पर 100% Z-1 आएगा। ये A था, ये 0 है, तो यहाँ 100% A ही आएगा। जोड़ के देख लो, A + 0 A है और इन दोनों का 0 Z है ना। ये क्या है? जनक है, ये पुत्री है। दोनों के A कॉमन है, हम आपके हैं कौन? जनक और पुत्री एक दूसरे के क्या हैं? समस्थानिक है, समभारिक है, सम न्यूट्रॉनिक है, आइसोडाइफर है। कौन है ये? पिता ने पुत्री से कहा हम आपके हैं कौन? कौन है ये? समभारिक। बीटा एमिशन में जनक और पुत्री में क्या संबंध होता है? समभारिक। ठीक है। ऐसे अगर कोई जानना चाहे ना, सर अल्फा में एक दूसरे का क्या संबंध है बच्चों, अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आइसोडाइफर्स हैं, आइसोडाइफर्स। कैलकुलेशन में नहीं करना चाह रहा अभी, उससे 5-10 मिनट खराब हो जाते मेरे। लेकिन अगर देखा जाए जनक और पुत्री में संबंध क्या है, तो आंसर है आइसोडाइफर है। ये जनक पुत्री कौन है? जनक पुत्री आपस में आइसोडाइफर होते हैं। जनक पुत्री आपस में आइसोडाइफर होते हैं, ठीक है। तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। डिटेल बहुत है लेकिन मैं, है ना, बच रहा हूं डिटेल से। आइसो बार नहीं है, आइसोडाइफर है जनक पुत्री, ठीक है। चलिए चलो, ये आगे आपको समझ में भैया, आगे बढ़ जाऊं मैं भाई, ठीक है। मैं आपको आगे बढ़ जाऊं। बीटा कौन सा था? बीटा प्लस एमिशन। चलो नेक्स्ट, बीटा माइनस एमिशन। बीटा माइनस एमिशन देखो बच्चे ध्यान से, इसमें क्या होता है, उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। कैसे?
0n1 ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन यानी कि 1h1 प्लस -1e0। अब इसमें माइनस आ गया ना, तो इसमें एंटी न्यूट्रिनो आता है बच्चों, एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं, एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी। ये अभिक्रिया न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनाने वाली अभिक्रिया है। कहां बनती है? सब जगह, घर पे, एक्सपेरिमेंट, नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर होती है ये अभिक्रियाएं। इसको जनरल बना दो, एक्स जेड ए, इससे क्या निकला? इससे बीटा निकला। अगर बीटा लिख दे या बीटा माइनस लिख दे एक ही बात है, बीटा का बाय डिफॉल्ट मीनिंग है बीटा माइनस, तो -1e0 प्लस वाई, वाई क्या बनेगा? बुद्धि लगा लेना। ये है z -1 बराबर z प्लस 1, और ये a संभारिक आइसोबार। देख लो मेरे बच्चों, ठीक है? हाँ पूछ ले भाई ऋषभ, पूछ ले पूछ ले। ऋषभ पंत, सर जब एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं तो एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन नंबर क्यों लेते हैं? क्या लिखा भाई तूने? फिर से लिखना ऋषभ पंत। सर जब एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं तो एटॉमिक नंबर बराबर प्रोटॉन नंबर क्यों लेते हैं? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन नंबर क्यों लेते हैं बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी के सगे नहीं है ना? किसी ने एनर्जी दी, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकल गया तो वो नाभिक नहीं बदल गया। घर जो है वो अपने पिताजी के नाम पे होता है, बच्चों के नाम पे नहीं होता, क्योंकि बच्चे तो भैया आजकल किसके सगे हैं? कोई मिल गई अच्छी खासी, चल रही है उसके साथ, चलो भैया अपन तो चल दे, है ना? पिताजी के नाम पे होता है, पिताजी नहीं बदलेंगे। तुम बदल जाओ, तुम सब 5 भाइयों सब बदल जाओ, पिताजी नहीं बदलेंगे। उसी तरह से प्रोटॉन पिताजी है, पी फॉर प्रोटॉन, पी फॉर पिताजी, है ना? ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, प्रोटॉन नहीं जाते हैं। चलिए, कि न्यूट्रॉन कम हो प्रोटॉन, हाँ देखो शिवम सैनी, हम कुछ भी हो सकता है, प्रोटॉन कम न्यूट्रॉन कम कुछ भी हो सकता है, उसी लिए तो हमने वो रेशियो वाली बात की थी। इन जनरल मतलब वो वाली बातें हैं, है ना? इन जनरल वाली बातें कि भैया, है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कम होंगे तो क्या होगा, वो वाली बात है। चलिए, चलो ये क्वेश्चन कर लोगे, इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। मैं आपको एक टफ क्वेश्चन कराने वाला हूं, करा दो, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन कर दो, उसके बाद शायद हम खत्म करते हैं सब कहानी। ये x, ये 80, ये 120, मान लो इसने 4 बीटा माइनस छोड़े तो ये y बन गया, यहाँ a यहाँ b। y ने 2 बीटा प्लस त्याग दिए तो z बन गया, ये c ये d,
डी ने एक अल्फा त्यागा तो एम बन गया, ये ई ये एफ। चलो ए बी सी डी ई एफ बता दो फटाफट से, उसके बाद अपनी ये यात्रा पूर्ण है। चलो बताओ, मैं आपको कल न्यूक्लियस ना सॉरी एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्या उसमें हाइड्रोजन मॉडल और इस सब के बारे में कुछ बताऊं? मैं एक्सपेरिमेंट नहीं बताऊंगा भाई, हाइड्रोजन बोर सिद्धांत क्या था, टाइम पास ही नहीं बताऊंगा मैं, है ना। एनर्जी लेवल इस सब के बारे में थोड़ी मैं बात कर सकता हूँ। हाइड्रोजन बोर मॉडल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट नहीं बताऊंगा। अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रम, प्लम पुडिंग सिद्धांत से फर्जी बात मैं नहीं करूंगा, है ना। चलिए ठीक है, अपन थोड़ा कल बात कर लेंगे और फिर उसके बाद अपन होपफुली स्टार्ट कर सकते हैं अपना सेमीकंडक्टर। ठीक है ठीक है ठीक है। आदित्य ने अच्छा आइडिया दिया, क्वेश्चन करवा दीजिए। ठीक है, मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन करा दूंगा। आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ के आना केमिस्ट्री के, अगर पढ़ के आओगे तो मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आपको क्वेश्चन करा दूंगा, है ना। ये मैं करा सकता हूँ, ठीक है चलेगा। ठीक है, एलन शीट के जो टफ क्वेश्चन है ना, जितने बेटम वाले सारी करा दूंगा, अगर तुम केमिस्ट्री में जो पढ़ा था उसको पढ़ के आ जाओगे तो, और जो मुझे बताना होगा एक्स्ट्रा वो बता दूंगा मैं। ठीक है चलिए, चलो फटाफट बोलो क्या था ये 4 बीटा माइनस, यानी कि 4 इंटू कितना -1 E0, तो ए क्या बनेगा बताओ बच्चों फटाफट से, ए क्या बनेगा। तो ये तो 80 था, अब यहां से यहां तक को स्टडी करो, केवल यहां से यहां तक। इधर कितना था 80, इधर कितना था 4 इंटू -1, 4 इंटू -1 प्लस कितना ए, तो ए बराबर कितना बन गया 84। ये लो ये सॉल्व हो गया। ऊपर को स्टडी करो, ऊपर कितना 120, और ऊपर यहाँ पे कितना 4 इंटू 0 प्लस कितना बी, तो बी बराबर कितना 120। ये लो ये बन गया, तो आंसर आ गया भैया ए 84 बी 120, ए बराबर 84 बी बराबर 120। चलिए अब यहां से यहां तक स्टडी करो। बीटा प्लस क्या है 2 बीटा प्लस 2 इंटू +1 E0 चलो अब केवल यहां से यहां तक स्टडी करना। इधर कितना था 84, इधर कितना था 2 इंटू 1 प्लस सी, तो सी बराबर कितना आ गया 82। ऐसे ऊपर कितना 120 बराबर 2 इंटू 0 प्लस डी, तो डी बराबर कितना 120। क्या टाइम पास कर लोगे ऐसे, क्या टाइम पास कर लोगे ऐसे, बढ़ लोगे ऐसे टाइम पास। बोलो भाई कर लोगे, है ना। तो अपन ने ये सब बातें बच्चों कंप्लीट की। मैं आपको नेक्स्ट क्लास भी एक्स्ट्रा की तरह मान लो आप, मैं परसों से स्टार्ट करूंगा ये सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्लास में आपको एटम की बात बताऊंगा, अगर आप पढ़ के आओगे तो आपको ज्ञान दे दूंगा ज़्यादा। मैं आपको एक्सरे की थोड़ी थोड़ी बात बता दूंगा, यद्यपि वो सब नहीं है सिलेबस में नहीं लिखा, लेकिन फिर भी मैं बोल तो रहा हूँ एक्स्ट्रा। जिनकी हालत बहुत कमजोर है, जिनको बेसिक चीज भी नहीं आती अभी, तो इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना नहीं आता। फॉर एग्जांपल रोटेशन में, इलेक्ट्रो में तो मैं 2 चार्ज 2 गोले जोड़ दिए तो आवेश का ट्रांसफर नहीं आता। तो फिर तुम सब छोड़ो ये सबको। जिन बच्चों को सब आता है, सब क्लियर है, उन बच्चों के लिए मतलब मान सकते हो। परसों से नॉर्मल क्लास स्टार्ट होगी सबकी। चलिए बाय बाय, मस्त रहें, खुश रहें। यहाँ पे क्लास समाप्त करते हैं। सिलेबस में आपको कल बताऊंगा भी, है ना। टेस्ट फेस्ट का जो आप पूछ रहे हो आपको कल सब बता दूंगा, ठीक है चलिए।